हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल हमारे पास क्या है, ऐसे वाला सेल जो क्या करता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, हीट जो प्रोड्यूस होती है कंबशन ऑफ फ्यूल के द्वारा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदलता है। और हमारे सिलेबस में कौन सा है, H2O2 फ्यूल सेल है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्यूल सेल की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले ये इन्वायरमेंटल सेफ्टली है, यानी इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, अप्रोक्सीमेटली 60% है। थर्मल प्लांट जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसकी 40% है, तो इसकी 60% है, उससे ज़्यादा है। तीसरी बात, इसमें क्या है, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो वाटर निकलता है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल्स जो हैं, जो रॉकेट वगैरह या कोई सैटेलाइट लेके जाते हैं, तो वो ज़्यादातर फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं। उसका क्या फ़ायदा, एक तो वो लाइट इन वेट होता है, वेट में हल्का है। दूसरा, इसमें बाय प्रोडक्ट वाटर निकलता है, तो एस्ट्रोनॉमर्स उसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो इस तरह से इसकी कुछ एडवांटेज है, इसलिए फ्यूल सेल के बारे जो है आजकल ज़्यादा रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। जितने भी जो अपोलो सिस्टम है, यानी जो स्पेस वर्क है, उसमें जो भी रॉकेट वगैरह जो ले जाए जाते हैं, उसमें ज़्यादातर फ्यूल सेल यूज़ करते हैं। पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है इसके अंदर कि ये ईजिली से हैंडल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जो एक्सपर्ट है, जिसको पूरी नॉलेज है, वही इसको यूज़ कर सकता है। और तीसरी बात, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। पर ये कॉस्टली ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसका रिसर्च, जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वही इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हमारे सिलेबस में H2O2 है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, किसकी बात करें, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या होता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन में, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, ग्रेफाइट की ही कैथोड होती है और ग्रेफाइट की ही क्या होती है, एनोड होती है। ठीक है, क्या होता है हमारे पास इसके अंदर, ग्रेफाइट की ही पोरस, थोड़ी सी पोरस टाइप की होती है क्या चीज, इलेक्ट्रोड। और साथ में इसमें सूटेबल कैटलिस्ट डालते हैं, प्लेटिनम, रोहोडियम, इस टाइप का कैटलिस्ट डालते हैं इसके अंदर। और यहां पे हमारे पास अंदर की तरफ क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। यहां पे क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। ये हमारे पास कैथोड होगी और यहां पे हमारे पास क्या होगी, एनोड होगी, जो किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है। और साथ में क्या डाला हुआ हमने, सूटेबल कैटलिस्ट डाला हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो है पोर, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन सा, KOH और NaOH। ठीक है, ये वाला क्या डालते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं। अब होता क्या है, यहां से हमें पता भी, इसमें हमने क्या यूज किया हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज किया है ना। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी एक, यानी हाइड्रोजन गैस जिसमें क्या की जाएगी, सप्लाई की जाएगी। ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट ये करने के लिए शो कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी होगी, जहाँ से क्या आएगी, ऑक्सीजन सपोज कर लो वाली, यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है और यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है। ये हमारे पास क्या होंगी, चैम्बर हैं जहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पास करेगी। ठीक है, इस साइड से ऑक्सीजन करके। तो हमें पता है जैसे ही ये अंदर जाएगी तो क्या होगी, इसकी कंबशन हो जाएगी, और कंबशन होते ही रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होते ही क्या होगी, हीट निकलेगी, और वो हीट कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसमें हमारे पास रिएक्शन बेसिकली होगी क्या, तो हमें पता है जो हमारा KOH है या NaOH है, वो कैसे टूटता है, Na+OH नेगेटिव। तो सबसे पहले ले लेते हैं कहाँ पे, एट एनोड। ये हमारी एनोड है और ये हमारी क्या है, कैथोड है। तो हमें पता है क्या होगा एट एनोड, एनोड क्या होगा, हाइड्रोजन गैस,
ठीक है, क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। और क्या होंगे हमारे पास, जो यहाँ पे NaOH से निकले हैं OH नेगेटिव जो एक्वस फॉर्म में है वो होंगे। और हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बन जाएंगे हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, और प्लस में क्या निकलेंगे हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। अब एट कैथोड, कैथोड पे देखो क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। क्या है, कैथोड पे ऑक्सीजन है। और जो वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं यहाँ पे, 4 वाटर मॉलिक्यूल निकले, उनमें से 2 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, कितने, 4 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये रिएक्ट करेंगे। और हमारे पास ये किस में बदल जाएगा, 4OH नेगेटिव एक्वस के अंदर बदल जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, हमें पता है यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 H2 गैस मॉलिक्यूल और क्या लिया है हमने, O2 गैस मॉलिक्यूल। ये 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 4 OH नेगेटिव से 4 OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, 4 बने हैं, तो बाकी कितने बच जाएंगे हमारे पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस सेल की रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने पे हमारे पास क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है। और प्लस में क्या निकलेगी, हीट भी निकलेगी। क्या निकलेगी, प्लस में हीट निकलेगी। और वो हीट क्या किया जाएगा, उस हीट को बदल दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जो वाटर निकलेगा वो वाटर कहाँ पे जमा होता जाएगा, कहाँ पे स्टोर होता जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और ऊपर से यहाँ बाहर की तरफ इसको जब जरूरत पड़ती है, जो लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉमिकल पोलो सर्च वाले, वो यहाँ से वाटर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है ये। तो आपसे पूछी क्या जाती है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपको पता है ग्रेफाइट की कैथोड और ग्रेफाइट की एनोड है, बट विद सुटेबल कैटालिस्ट, जैसे कि प्लेटियम। इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, KOH और NaOH, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन। जैसे इसकी कंबशन होगी आपस में, तो हमें पता है क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। और वो हीट किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जो वाटर बचेगा वो यहाँ पे स्टोर होता जाएगा और उसको हम यूज कर सकते हैं। कैथोड पे ये, एनोड पे ये रिएक्शन होगी और कैथोड पे ये रिएक्शन होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी, एडवांटेज ये है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मींस इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं निकल रहा। रिएक्शन में देख लो आप, वाटर निकल रहा है, वो तो बेनिफिशियल है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल इसको ऊपर लेके जाते हैं, साथ में एनर्जी का काम करता है और साथ में वाटर सप्लाई का भी ये काम करता है। दूसरी एडवांटेज क्या है इसकी, दूसरी एडवांटेज ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करता है। और तीसरी बात, ये वाटर प्रोड्यूस करता है जो यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पर साथ में इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमने तीनों मैटर की स्टेट को चूज किया हुआ है, गैस भी है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। तो किसी भी स्टडी के अंदर तीनों स्टेट को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको हम आसानी से हैंडल नहीं कर सकते इस वजह से। दूसरी लिमिटेशन ये है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, महंगा पड़ता है, आम जो पर्सन है उसको यूज नहीं कर सकता, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो इसलिए इसको रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च प्रोग्राम में, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में ही यूज़ किया जाता है। और तीसरी बात, इसको आम पर्सन जो है इसको हैंडल नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जो स्पेशलाइज्ड है वही इसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस वजह से इनमें लिमिटेशंस है, इसलिए हम इनके बारे में मतलब जो हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते इसको। तो ये हो गया इसकी वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब आ जाती है हमारे पास, हम इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। हम इस सेल की एफिशिएंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी
किसकी, ऑफ ए फ्यूल सेल, किसकी इक्वल होती है, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, और ईटा इज इक्वल टू होता है डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। डेल्टा जी हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने नर्नेस्ट इक्वेशन से डेरिवेशंस की थी। डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, एन रिएक्शन से हम निकाल देंगे, ठीक है, 2 आएगा वो हमारे पास, एफ फराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलाम, ई नोट सेल कैसे निकाल सकते हैं हम, जो हमारे पास सेल रिएक्शन है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लेंगे, उनका सम कर लेंगे। तो जो H2O2 फ्यूल सेल है, H2O2 फ्यूल सेल के लिए जो ई नोट सेल की वैल्यू है वो कितनी आती है, 1.23 वोल्ट। तो वोल्टेज भी काफी ज्यादा है इसकी, वो हम पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा जी वैल्यू आ जाएगी, और डेल्टा एच वो हमें रिएक्शन की जो कंबशन से रिएक्शन हो रही है उसमें कितनी हीट निकल रही है वो भी आ जाएगी। वैल्यू पुट करें और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी जो है किसी फ्यूल सेल की वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो जाता है फ्यूल सेल। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा इस चैप्टर का, वो है हमारे पास कोरोजन। क्या है, कोरोजन, जिसको हम रस्टिंग का भी नाम दे देते हैं। तो बेसिकली कोरोजन है क्या चीज, तो कोरोजन कहता है ये एक ऐसा स्लो प्रोसेस है जिसमें मेटल सरफेस स्लोली ईट होती जाती है, यानी खत्म होती जाती है। कब, जब वो क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है विद एयर और मॉइस्चर। एयर में हमें पता ऑक्साइड होते हैं, सल्फाइड होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड सल्फाइड बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से मेटल धीरे धीरे डीकंपोज होती जाती है, ईटिंग ओवर होती जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, इट इज द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस, ऑफ मेटल सरफेस, कब, व्हेन मेटल इज द डायरेक्ट contact with the एटमोस्फियर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, एंड फॉर्म ऑक्साइड्स, और क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, आर नोन एज कोरोजन। उसे हम कोरोजन का नाम देते हैं, या उसको रस्टिंग भी बोल देते हैं। रस्टिंग वैसे स्पेशली हम किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के लिए, आयरन जो होता है उसके लिए रस्टिंग होती है। अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये रस्टिंग ऑफ आयरन है या कोरोजन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, मींस उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इस वजह से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे होता है ये सब कुछ, तो हमें पता है क्या कि हमारे पास मेटल सरफेस है, और मेटल हमें पता है क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ये। तो जैसे ही ये डायरेक्ट कांटेक्ट के आ जाते हैं एटमॉस्फेयर के, तो एटमॉस्फेयर में हमें पता है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है उसमें, तो कहता है जैसे ही कुछ सरफेस डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आ जाती है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाती है, तो वहां पे एक सेल स्टार्ट हो जाता है, यानी एक छोटा सा सेल बन जाता है। वो कैसे बन जाता है, मेटल की जो इलेक्ट्रोड है, हमें पता है जैसे आयरन है, आयरन क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो हमें पता है क्या हो जाएगा, आयरन वहां पे क्या एक्ट करेगा, एक्ट एज ए एनोड। और साथ में जो पड़ी हुई है आयरन सरफेस वो कैसे बिहेव करेगी, वो कैथोड बिहेव करेगी। तो जैसे ही कैथोड एनोड बनेगा तो वहां पे क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया तो उससे क्या होगा
इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शंस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही स्टार्ट होगी तो हमें पता है आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे उसमें रस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, पर कंडीशंस होती है। कंडीशंस ये है कि जो मेटल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। अगर हम उसको पेंट, ग्रीस, ऑयल वगैरह लगा के रख देते हैं फिर कभी रस्टिंग नहीं होती, पर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो उसको रस्टिंग होगी। दूसरी बात, मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हवा में मॉइस्चर नहीं है तो उसमें रस्टिंग नहीं होगी, जो हमारा मेटल सरफेस है, आयरन है, उसमें। तो कैसे होता है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग, तो स्टेप वाइज है। सबसे पहले हमें पता है इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, वाटर है। क्या है, इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर और प्लस में क्या हमें पता है, CO2 भी है इन्वायरमेंट में, तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। हमें पता है एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, H पॉजिटिव डोनेट करते होते हैं। तो ये बनेगा, ये इक्विलिब्रियम में बना है, तो ये वापस क्या होता है, टूट जाता है किसमें, H+ और कार्बोनेट में। किसमें टूट जाता है, H+ और कार्बोनेट में। जैसे अगर हम रिएक्शन करें तो कुछ इस तरह से होगा, 2H+ प्लस SO3 2 नेगेटिव। तो अब ये एसिड बन गया। अब ये एसिड जो बना है ये क्या होगा, आयरन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, आयरन के पास, और आयरन की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन। तो ये होगा आयरन सॉलिड क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये लॉस कर देगा। आयरन क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। सॉरी 2+ होगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये वाला बन गया तो हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी है, किसकी, आयरन की ऑक्सीडेशन हो चुकी है। तो क्या हो गया, ये क्या एक्ट करेगा अब, एज ए एनोड। एनोड बन गया। अब दूसरी जगह क्या बनेगा हमारे पास, कैथोड बनेगा। और इसके लिए जो E0 की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 0.44 वोल्ट है। अब तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमें पता है हमारे इन्वायरमेंट में क्या पड़ा हुआ, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, ठीक है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, और H+ यहाँ से निकले हैं। तो ऑक्सीजन और प्लस यहाँ से क्या निकलेंगे, H+, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे, जिसके लिए ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये फ्यूल सेल वाली रिएक्शन है। तो इसके लिए E0 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, 1.23 वोल्ट। तो ये जो हमारे पास बनी है वाटर, ये क्या करेगा, अब चौथे स्टेप में जो हमारे पास आयरन है, क्या है चौथे स्टेप में जो हमारे पास आयरन है वो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इनकी ओवरऑल रिएक्शन ले ली अगर हम, 2Fe सॉलिड प्लस क्या लिया हमने, ऑक्सीजन, और प्लस में हमने क्या लिया, हाइड्रोजन। तो हमारे पास क्या होगा, आयरन तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, Fe2+ में। प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। प्लस में क्या बनेगा हमारे पास, वाटर मॉलिक्यूल। और इसके लिए जो E0 सेल की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1.67। हमें याद नहीं रखनी, पर ये एक बार रीड कर लेना भी, ये चीज होती है। अब ये हो गया, अब आयरन हो गया हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज। क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो आयरन ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो फिर से क्या करेगा, 4th स्टेप में, 5th स्टेप में आयरन जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो किसके कांटेक्ट में आएगा, अब फिर से दोबारा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो आयरन अब क्या बन जाएगा, आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, 2Fe2O3 ये बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या निकलेंगे, इसमें H पॉजिटिव आयन। क्या निकलेंगे इसमें, H पॉजिटिव
आयन निकलेंगे। ये 4 बन जाएंगे हमारे पास इस तरह से। अब ये वाला जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड बना है Fe2O3, ये क्या करेंगे, X वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेंगे और हमारे पास क्या बना देंगे, इस तरह से ये बन जाएगा। और ये जो बनेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं, रस्ट ऑफ आयरन। तो इस तरह से रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म बनता है। क्या, सबसे पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हमें पता है जब मॉइस्चर होगा हवा में तो उसमें वाटर होगा और CO2 तो होगी होगी, वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड। और ये वाला जो एसिड है ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इसलिए डिसोशिएट हो जाएगा जैसे बनेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट। अब एसिड की प्रेजेंस में जब आयरन एयर के कांटेक्ट में आएगा यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन और हमारे पास क्या बनेगा, Fe2+ + 2 इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मेजर की गई वो कितनी आती है, 0.44 वोल्ट। वो कैसे मेजर करेंगे हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसके साथ कनेक्ट करके। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, जो ये हाइड्रोजन निकले हैं उनके साथ रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके क्या बना लेगी, वाटर बना लेगी। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, यानी ये हम फोर्थ स्टेप में ओवरऑल रिएक्शन लेंगे, ये जितनी भी हो चुकी हैं उनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास फाइनल आयरन सॉलिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में यानी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में वाटर निकलेगा। और इसके लिए जो E0 सेल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.67 वोल्ट। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास आयरन ऑक्सीडाइज फॉर्म में आया है ये फिर से एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या करेगा, वापस रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा हमारे पास Fe2O3 और प्लस में निकलेंगे 8 H पॉजिटिव आयन। अब ये वाला जो ऑक्साइड बना है ये हमारे पास फिर से क्या करता है, उस मेटल सरफेस के ऊपर जो है वाटर से रिएक्शन करता है और एक क्या बना लेता है, रस्ट बना लेता है, परत बना लेता है और उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूसली चलता रहता है। पहली लेयर बनी वो खत्म हो जाएगी यानी मेटल उतना ईटिंग हो गया, वो खत्म हो गया, फिर से दोबारा ये प्रोसेस होगा, फिर ऐसे चलता जाएगा और धीरे धीरे करते करते मेटल खत्म होती जाएगी, डिकम्पोज होती जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब कोरोजन्स के लिए कंडीशंस हैं वो मैंने वैसे पहले ही बता दी, फिर से दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। क्या, सबसे पहले मॉइस्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मॉइस्चर नहीं है हवा में तो क्या नहीं होगा, जो मेटल है उसको कभी भी रस्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात, मेटल एक्टिव होनी चाहिए। जो इनएक्टिव मेटल है, इनर्ट मेटल है, वो कभी भी कोरोजन शो नहीं करते, जैसे कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये इनके अंदर रस्टिंग नहीं होती। तीसरी बात क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करती है जो रस्टिंग है, वो डिपेंड करती है इम्प्योरिटी के ऊपर। अगर मेटल में इम्प्योरिटी ज्यादा है यानी वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है, उसमें मिक्सिंग की हुई है, तो उसकी रस्टिंग बहुत जल्दी होती है और ज्यादा होती है। चौथी बात, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसा है। अगर हमारा इन्वायरमेंट सलाइन ज्यादा है तो क्या होगा, रस्टिंग ज्यादा होगी। जैसे कॉमन सा एग्जांपल है, जो शिप वगैरह है सी के अंदर चलती है, समुद्र के अंदर चलती है, उनमें रस्टिंग ज्यादा होती है। कारण, क्योंकि उनके अंदर जो वाटर है, वाटर के अंदर साल्ट ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, तो वो जल्दी से कोरोजन करते हैं मेटल की। पर हमारे यहाँ पे नहीं है तो हमारे कम होगी, होगी जरूर पर कम होगी। ठीक है, और पांचवी बात किस चीज पे डिपेंड करती है कि जिस मेटल पे बेंट ज्यादा है, बेंड ज्यादा है, या उसमें क्या है फोल्डिंग ज्यादा है, वो ज्यादा मुड़ी हुई है, कर्व ज्यादा है, वहां पे क्या होती है, रस्टिंग ज्यादा होती है। प्लेन होगी तो उसमें रस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिसके ऊपर क्या करती है, रस्टिंग डिपेंड करती है। तो ये तो होगी कंडीशंस।
अब बात आती है, हमें पता है भी रस्टिंग हो रही है किसी भी मेटल की, तो हमें पता है मेटल के ऊपर कॉस्ट हुई है, यानी कॉस्ट हो रही है, यानी खर्चा लग रहा है। तो एनुअली काउंट किया जाता है कि केवल आयरन के ऊपर कई करोड़ जो है लोहा, वो क्या है रुपए का जो लोहा कई करोड़ों का वो खत्म हो जाता है। किसकी वजह से? कोरोजन की वजह से। और हमें पता है जो आयरन है वो बहुत जगह हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, ओवरब्रिज बनाने के लिए, और भी बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसा ही होता रहा तो आयरन का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जाएगा और जो आयरन है वो वीक होता जाएगा, बिल्डिंग भी क्या बनेगी, वीक बनेगी। इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना है, हमने बचाना है। तो कैसे बचाया जा सके, तो वो हमारे पास आ जाती है प्रोटेक्शन मेथड। तो प्रोटेक्शन मेथड में सबसे पहले आता है हमारे पास बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब बैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई रोड है तो उस पर बैरियर लगा दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहां से कोई भी व्हीकल है वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही बैरियर में क्या किया जाता है, कोई ऑयल, पेंट, ग्रीस, कुछ केमिकल अप्लाई कर दिए जाते हैं मेटल सरफेस से, जिससे क्या होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाता, किसके? एटमॉस्फेयर की। नहीं आएगा तो क्या नहीं होगी, उसकी रस्टिंग नहीं होगी। तो पहला मेथड है ये, बाय अप्लाइंग ऑयल, बाय अप्लाइंग पेंट, बाय अप्लाइंग chemicals या by applying grease on the metal surface, it prevent the direct contact of the metal with atmosphere due to which not formation of oxygen, जो हमारे पास ऑक्साइड है उनकी फॉर्मेशंस नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शंस मतलब क्या कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो मेटल उस मेटल से जिसको हम बचाना चाहते हैं उससे ज्यादा रिएक्टिव हो, क्या उससे ज्यादा रिएक्टिव हो पर कॉस्टली कम हो, महंगी ना पड़ती हो, तो उसकी हम एक लेयर चढ़ा देते हैं उस मेटल के ऊपर। उससे क्या होगा, वो खुद ज्यादा रिएक्टिव है तो वो पहले खुद रिएक्शन कर जाएगा, किसके साथ? एयर के साथ। उस मेटल को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा। नहीं आने देगा तो क्या नहीं होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, यानी कोरिजन या रस्टिंग उसकी नहीं हो पाएगी। तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। और इसमें ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो गैल्वेनाइजेशन यूज किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन स्पेशली प्रोसेस यूज किया जाता है कब, जब जिंक मेटल की परत हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर कवर करते हैं, चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव आयरन से तो वो खुद रिएक्शन कर जाएगा पर आयरन को रिएक्ट नहीं करने देगा, तो आयरन हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी अपना बलिदान दे देगा पर दूसरे को कुछ भी नहीं होने देगा। तीसरा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में क्या किया जाता है, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसकी जो कोई पाइप है जो आयरन की बनी हुई है, उसको क्या किया जाता है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही क्या कर लिया जाता है, उसको एक और ज्यादा एक्टिव मेटल से जोड़ दिया जाता है। सपोज करो कोई बिल्डिंग है, ये आयरन पाइप है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और बहुत ज्यादा एक्टिव जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम, ये लगा दी, तो इनको कनेक्ट कर देते हैं, इनका बन जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसकी वजह से मैग्नीशियम खुद क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, यानी खुद रिएक्शन कर जाता है पर आयरन को रिएक्शन नहीं करने देता, जिससे ये पाइप या जो भी ये आयरन मटेरियल है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, इसकी रस्टिंग नहीं हो पाती और ये बच जाता है। चौथा आता है यूजिंग एंटी रस्ट मटेरियल या एंटी रस्ट सोल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा अभी ऑयल लगा दो, पेंट लगा दो, ग्रीस लगा दो, वैसे ही चौथा जो हमारे पास आता है इसमें हम एंटी रस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, मतलब सोल्यूशन टाइप है, और उसको क्या किया जाता है, उस सोल्यूशन को हम क्या कर देते हैं, उसकी स्प्रिंकलिंग कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं उस मेटल सरफेस के ऊपर, जिससे क्या है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्या नहीं होगी, उस मेटल की रस्टिंग नहीं होगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास कोरोजन का टॉपिक खत्म होता है। तो ये लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। तो कोरोजन के अंदर आपको डेफिनेशन पढ़नी है, इसका मैकेनिज्म क्या है ये पढ़ना है, और इसके प्रोटेक्शन मेथड क्या क्या है। तो प्रोटेक्शन मेथड में ज्यादातर तो बैरियर मेथड और क्या पूछते हैं, सैक्रिफिशियल मेथड।
पर फिर भी आप दूसरे भी थोड़े से रीड कर लेना, कई बार उसका पूछ सकते हैं।